नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। अपने देश से दूर 10,000 पाकिस्तानी छात्र बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। किर्गिस्तान में फंसे हुए ये छात्र अब शहबाज शरीफ से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह उन्हें पाकिस्तान वापस बुला लिया जाए। किर्गिस्तान में अचानक हुए दंगों ने हजारों विदेशी छात्रों को परेशान कर दिया। इनमें भारत के भी स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिन्हें भारतीय दूतावास ने घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। आखिर एक रात में किर्गिस्तान के अंदर यह क्या हो गया कि दक्षिणी एशिया तक दहशत इसकी दिखाई देने लगी है। किर्गिस्तान से आए ये वीडियो बहुत बेचैन करने वाले हैं। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का वो देश है जहां दक्षिण एशिया के सैकड़ों छात्रों पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के छात्रों को लेकर आ रही रिपोर्ट तो बहुत डराने वाली है। बांग्लादेश के छात्रों पर भी हमला हुआ है। भारत के छात्रों को अपने हॉस्टल या घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हिंसा बहुत ज्यादा हुई है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की बाढ़ सी आ गई है जिसमें पाकिस्तान के छात्रों को बुरी तरह से जख्मी दिखाया गया है। पाकिस्तान के छात्र वीडियो मैसेज के जरिए बता रहे हैं कि उनकी हालत क्या है। किर्गिस्तान में मेडिकल पढ़ने आए हैं तो yesterday there was a conflict between Arabics and locals, so due to that conflict the locals are right now in very case 3 students have been murdered and they are using knives, guns and everything. Not even women, boys, children, no one is safe. मैप पर देखिए किर्गिस्तान कहां है। यह सेंट्रल एशिया का एक देश है। दिल्ली से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक 1600 किलोमीटर दूर है। किर्गिस्तान में 60,000 से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ते हैं और ये तादाद पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा है। इनमें 1/4 यानी करीब 15,000 भारतीय छात्र हैं, जबकि पाकिस्तान के 10,000 छात्र किर्गिस्तान में पढ़ते हैं। अब इतने छात्रों पर कैसे खतरा मंडराने लगा वो समझिए, क्योंकि किर्गिस्तान की राजधानी में विदेशी छात्रों के साथ हालात बहुत ज्यादा तनाव वाले हैं। बिश्केक से जो वीडियो आए हैं उसमें हिंसा बहुत ज्यादा है। छात्रों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है। हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा गया है। तोड़फोड़ तो बहुत ज्यादा हुई है। कुछ वीडियो तो दिखाने लायक भी नहीं है। जिस हॉस्टल पर हमला हुआ है उसमें कई भारतीय और बांग्लादेशी छात्र भी रहते हैं। ऐसे में खतरे में सब आ गए, लेकिन रिपोर्ट है कि भारत के सभी छात्र सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिश्केक में भारतीय दूतावास के ट्वीट को रीट्वीट किया है और बताया है कि एम्बेसी छात्रों के संपर्क में है। हालात अभी शांत हैं, लेकिन छात्रों को सलाह दी गई है कि वो अभी बाहर ना निकलें। साथ में किसी भी समस्या के लिए दूतावास से संपर्क करें। ये बात ट्वीट करके दूतावास ने अपना स्थानीय नंबर भी दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए खबर अच्छी नहीं है। पाकिस्तान का दूतावास इस वक्त बहुत प्रेशर में है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई कॉलेजों और हॉस्टल में किर्गिस्तान के सुरक्षाकर्मी तैनात करने पड़े। लेकिन यहां अंदर जितना डर नजर आ रहा है उससे 100 गुना खौफ बिश्केक की सड़कों पर है। छात्रों को सड़कों पर घसीटा गया है। छात्रों पर चाकू और धारदार हथियारों से हमले की खबर है। 17 मई को यहाँ पे सब के सब इकट्ठे होके जहाँ जहाँ पाकिस्तानी को देखा गया है उनको मारा है, उनको पीटा है। यहाँ तक कि इनके हॉस्टल्स में घुस के दरवाजे तोड़ के, यहाँ लड़कियाँ थी, लड़के थे, सबको मारा गया है। दिनों में जान बचाने के लिए अगर बेड के नीचे घुसे तो बेडों के नीचे से निकाल के उनको मारा गया है। और इनके अलावा अगर कोई वॉशरूम छुपा तो वॉशरूम के दरवाजे वगैरह तोड़ के इनको मारा गया। अब किर्गिस्तान में हुआ क्या वो बहुत गौर से समझिए, क्योंकि वीडियो तो ऐसे हैं कि उन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किर्गिस्तान में 13 मई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में किर्गिस्तान के स्थानीय और मिस्र के छात्रों के बीच झगड़ा दिखाया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिश्केक में छात्रों के गुट काफी गुस्से से भर गए। तनाव फैलता गया और फिर राजधानी बिश्केक में 17 और 18 मई की रात को अचानक हिंसा भड़की। विदेशी छात्रों को टारगेट किया जाने लगा। मारपीट में 28 लोग जख्मी हुए हैं।
इस पूरे विवाद की शुरुआत मिस्र के छात्रों और किर्गिस्तान के छात्रों के बीच झगड़े से हुई थी, इसलिए अरब देशों के छात्रों पर भी हमले की खबर है। लेकिन पाकिस्तान के छात्र सबसे बड़े टारगेट बने हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि किर्गिस्तान में पाकिस्तान के छात्रों को लेकर बहुत फिक्र है। पाकिस्तान के दूतावास को मदद पहुंचाने के लिए कहा गया है। दूतावास से लगातार संपर्क में हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से छात्र हर साल किर्गिस्तान या सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों में मेडिकल समेत कई कोर्स में दाखिला लेते हैं। लेकिन बिश्केक में हिंसा का जो दौर चला है, उससे हजारों छात्र सदमे में हैं। हिंसा को लेकर दावे कई हैं, लेकिन इनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पाकिस्तान में तो बेचैनी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट तो पाकिस्तानी छात्र बने हैं। पाकिस्तान की हेडलाइन तो डराने वाली है। पाकिस्तान के छात्रों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। कई रिपोर्ट में तो ऐसी भी बात सामने आई कि कुछ छात्रों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बात को खारिज भी कर दिया गया। पाकिस्तान की पूरी हुकूमत किर्गिस्तान में हुए दंगे से हिली हुई है। शहबाज शरीफ की सरकार किर्गिस्तान में लगातार फोन लगा रही है, हजारों छात्रों की खैरियत पूछ रही है। वैसे कुछ तस्वीरें राहत वाली ये हैं कि कई स्थानीय लोगों ने दक्षिण एशिया के छात्रों की मदद की है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। हालांकि अब पाकिस्तानी छात्रों ने अपनी सरकार से मांग की है कि उन्हें वापस घर बुलाया जाए। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की कई बड़ी कमजोरियां अब सामने आ रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि जब गुलाम कश्मीर में एक हफ्ते से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाने की बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। पाकिस्तान को यकीन हो गया कि भारत से दोस्ती नहीं हुई तो पाकिस्तान के एक नहीं कई टुकड़े होने वाले हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। भारत की रणनीति के सामने पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और बड़े बड़े जनरल जो हमेशा अकड़ से अपने सिर ऊंचा किए रहते थे, वो दिल्ली के सामने रिश्ते बेहतर करने की भीख मांग रहे हैं। जो पाकिस्तान अब तक पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है, वही पाकिस्तान अब भारत से भी कटोरे में दोस्ती मांग रहा है। आखिर ये कैसे हुआ? आखिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ऐसा क्या बयान दिया कि जिससे पाकिस्तान की हार पूरी दुनिया को दिखने लगी? पाकिस्तान कैसे भारत के सामने झुका और दोस्ती की भीख मांगी? आखिर भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री ने किस तरह की रणनीति अख्तियार की जिसने पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचा दिया? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। पीओके पर भारत ने बहुत आक्रामक रणनीति अपनाई। पिछले एक महीने के अंदर पाकिस्तान पर भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बयान दे चुके हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा। इन बयानों का असर यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आजादी के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार आजादी के नारों से इतनी ज्यादा परेशान हो गई है कि हार कर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत से दोस्ती की भीख मांगी है। इसके पीछे की पाकिस्तानी रणनीति को भी आपको आगे बताएंगे। पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्री और डिप्टी प्रधानमंत्री इशहाक डार ने बयान दिया है कि पाकिस्तान भारत के साथ बेहतर रिश्ते का हिमायती है। पाकिस्तानी सरकार हर वो कदम उठाना चाहती है जिससे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी आए। इसमें बाधा बन रहे जम्मू कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान बातचीत से सुलझाना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का सत्र चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान सरकार से भारत के साथ रिश्तों पर सवाल किया गया था, जिस पर इशहाक डार ने लिखित जवाब दिया है।
एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री लगातार पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं और इसके बाद भी पाकिस्तान की दोस्ती की भीख मांगना पाकिस्तान की रणनीति है। आगे इस रणनीति को डिकोड करेंगे। पहले देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा था कि पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। नोट करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर तगड़ा वार किया है, फिर भी पाकिस्तान दोस्ती की भीख मांगकर गिड़गिड़ा रहा है। इसकी वजह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक हफ्ते से लगातार चल रहा भयंकर विद्रोह, जिसमें अब आजादी के नारे लग रहे हैं। एक हफ्ते तक लगातार चले विरोध प्रदर्शन और खूनी संघर्ष के बाद अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से संपूर्ण आजादी के नारे लगने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीओके के कई महत्वपूर्ण स्थानों से पाकिस्तान के झंडों को उखाड़कर फेंक दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अब आटा बिजली नहीं, आजादी चाहिए। हम आटे के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम सिर्फ बिजली के लिए नहीं लड़ रहे थे। आटा हम पहले भी खाते थे, खा सकते हैं, पाकिस्तानियों से बेहतर खा सकते हैं। बिजली हम खुद पैदा करते हैं, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार बहुत बुरी तरह से घबरा गई है। गुलाम कश्मीर में चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए सबसे पहले शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए का अनुदान जारी किया और इसके बाद उन्होंने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद का दौरा किया। लेकिन शहबाज शरीफ की यात्रा ने गुस्सा और भड़का दिया। अब गुलाम कश्मीर की महिलाएं नारे लगा रही हैं कि गोली का जवाब दो, खून का हिसाब दो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा हो गया? आखिर क्यों गुलाम कश्मीर पाकिस्तान से आजादी के लिए छटपटा रहा है? दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस पर बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद स्वयं भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर एक महीने में तीसरा बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अंग है और उचित समय पर भारत में दोबारा शामिल होगा। POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution. I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. भारत लगातार अपनी रणनीति में कामयाब हो रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार पीओके पर अपना एजेंडा बहुत आक्रामक रखा है और बिना किसी लाग लपेट के साफ कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारत का वैधानिक हक है और ये संसद का संकल्प है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लिया जाए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। मैं पूर्णतया इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का मत रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए, और वो नहीं आता है
तब तक हम सबका दायित्व होगा। वैसे भी पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूट चुकी है। दुनिया में फेल्ड स्टेट का ठप्पा लेकर घूम रहे पाकिस्तान के दोस्त भी नहीं बचे हैं जो उसकी मदद कर सकें। अरब के इस्लामी देशों में मोदी की धाक नजर आ रही है। ऐसी स्थितियों में अब पाकिस्तान के सामने एक ही विकल्प है, भारत से दोस्ती की भीख मांगना। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त इसी काम में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने 1 महीने पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की पुनर्बहाली की भी अपील की थी। इशाक डार ने कहा था 2019 से भारत पाकिस्तान के बीच बंद व्यापारिक संबंधों को दोबारा से शुरू करने के लिए पाकिस्तान विचार कर रहा है। पाकिस्तान के व्यापारी भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने के इच्छुक हैं। साफ है, पाकिस्तान भारत से दोस्ती इसलिए करना चाहता है ताकि पीओके के लोगों की भारत से उम्मीद टूट जाए। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में छुरा घोंपने की पुरानी आदत जानता है, इसलिए सावधान है। 7 महीने की बेहद खूनी जंग के बाद इजरायल ने कबूल किया कि हमास एक बार फिर से गाजा पट्टी में जिंदा हो गया। गाजा युद्ध में अब तक 36,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से रफाह में मौजूद हमास की 4 बटालियन इजरायली सेना पर खूनी हमले कर रही है, उससे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। जानकारों का दावा है कि अगर जल्द रफाह से हमास का सफाया न हुआ तो इजरायल पर हमास 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा कर सकता है। फिर ताकतवर हुआ हमास, आखिरी गढ़ में आईडीएफ का हमला। 7 महीने से ज्यादा की जंग के बाद अगर सवाल किया जाए क्या इजरायल हमास को हरा चुका है, तो इसका सीधा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। बल्कि हमास 7 अक्टूबर 2023 को हमला करने के बाद कुछ महीने जरूर कमजोर पड़ा था, लेकिन 200 से ज्यादा दिन की जंग के बाद हमास फिर इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो अब रफा, जबालिया और खान यूनिस में इजरायली सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा है। रफा में घुसे मरकावा टैंक, सुरंग से हमास के हमले। जरा हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसकी हर तस्वीर में इजरायल के टैंक और सैनिकों की चीथड़े उड़ते दिख रहे हैं। हमास के वीडियो में साफ देखा जा सकता है हमास के लड़ाके बारूदी सुरंगों और बम को इजरायल के मरकावा टैंक के नीचे लगाकर उसे उड़ा रहे हैं। इजरायल के टैंक से महज 10 से 20 मीटर दूर मौजूद सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाके रफा में इस तरह से रॉकेट लॉन्चर से इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रफा में इस वक्त हमास की केवल 4 बटालियन ही बची होने का दावा किया गया है, जो इस वक्त रफा में इजरायल पर हमला कर रही है। बेशक इजरायली सेना दावा करे कि उसने हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन देखा जाए तो हमास के हमले के तरीके और उसकी संख्या पर खास असर नहीं पड़ा है। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजरायल ने हजारों टन बम बरसा दिए हैं, लेकिन गाजा पट्टी को 80% तबाह करने के बावजूद इजरायल दावा नहीं कर पा रहा है कि हमास का खात्मा हो चुका है। हमास के आखिरी गढ़ में खूनी हमला। अब सवाल उठता है कि गुस्से से लाल और थमथमाते चेहरे के साथ इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार हमास के सफाई की कस्में 200 दिन बाद भी क्यों खा रहे हैं? इसका जवाब है रफा में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों के भीषण और खूनी हमले।
हम आपको मिस्र की सीमा से सटे दक्षिणी गाजा के शहर रफा का वीडियो दिखा रहे हैं, जिसे हमास ने जारी किया है। जरा देखिए हमास के लड़ाके कैसे सुरंगों से निकलकर इजरायली सैनिकों और टैंकों पर सीधा हमला कर रहे हैं। हमास के दावे के मुताबिक इस वीडियो में हमास के लड़ाके मुश्किल से 10 से 20 मीटर दूरी से इजरायली सेना के टैंक और सैनिकों पर रॉकेट, बारूदी सुरंगों और गोलों से सीधा हमला कर रहे हैं। हमास के दावों के मुताबिक जबालिया कैंप में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमले किए गए हैं। हमास की अल कासिम ब्रिगेड का दावा है कि मरकाबा टैंक के पीछे छिपे इजरायल के 7 सैनिकों को उसने धमाके में उड़ा दिया है। अल कासिम ब्रिगेड का दावा है कि उसने इजरायली सेना पर 105 अल यासिन गोलों से हमला किया है। जबालिया कैंप की जिस बिल्डिंग में इजरायली सैनिक तैनात थे, उसे भी बारूदी सुरंगों और गोलों से हमास ने उड़ा दिया है। इसके अलावा हमास ने शवाज नाम की आईईडी के धमाकों से इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। תחליף לניצחון הצבאי. הניסיון לעקוף אותו בטענה כזו או אחרת הוא פשוט מנותק מהמציאות. יש תחליף אחד לניצחון. תבוסה. תבוסה צבאית ומדינית, תבוסה לאומית. הממשלה בראשותי לא תסכים לכך. अब तक गाजा युद्ध में इजरायल के 278 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि इजरायली दावों के मुताबिक हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। उत्तरी गाजा से 27 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी 5 महीने पहले दक्षिणी गाजा की तरफ भागे थे, लेकिन अब दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना के बेतहाशा हमलों से जबालिया कैंप, खान यूनुस और रफा में हमले जरूरत से ज्यादा तेज हो चुके हैं। रफा में तो इजरायली सेना मरकाबा टैंक लेकर घुस गई है। रफा के चप्पे चप्पे पर टैंकों से इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। इसके साथ ही इजरायली वायुसेना ने 2 से 3,000 किलो के बम से रफा में हमले किए हैं। जोरदार धमाकों से सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि मिस्र से सटे रफा शहर से 1 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर भाग चुके हैं, जबकि अब तक दक्षिणी गाजा से 5 लाख से ज्यादा लोग भाग गए हैं। खच्चर, खटारा, कारों पर बैठकर लोग भाग रहे हैं। खानों की तलाश, सर छिपाने की कोशिश और उसके बीच इजरायल के बेहद भारी और ताकतवर बम फिलिस्तीनियों के चीथड़े उड़ा रहे हैं। लेकिन इजरायल की आईडीएफ चाहती है कि किसी तरह से दक्षिणी गाजा में छिपी हमास की 4 बटालियनों का सफाया कर दिया जाए, ताकि इजरायल पर दोबारा 7 अक्टूबर 2023 जैसा हमला हमास ना कर पाए। लेकिन नेतन्याहू की इस खूनी जिद की सबसे बड़ी कीमत फिलिस्तीनी भुगत रहे हैं। صارت الساعة 2:05 في مكان نازحين آمنين أجوا على المدرسة عشان يكونوا آمنين وانضربت المدرسة بدون أي سابق إنذار واستشهد أحد الأبناء العاملين في المدرسة الموجودين في المدرسة ويبدو أنه ما في أي مكان آمن في قطاع غزة ولا حول ولا قوة إلا بالله। इजरायल ने अपनी खूनी जिद को पूरा करने के लिए रफा में ऑपरेशन नकबा शुरू कर दिया है। अब तक इजरायली हमले में दक्षिणी गाजा, रफा और उत्तरी गाजा में कुल मिलाकर 36,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। जरा देखिए लाशों के अंबार के बीच मलबे से कैसे घायल निकाले जा रहे हैं। अब तक रफा में इजरायली हमलों से बचने के लिए 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग चुके हैं। इस वक्त रफा में इजरायल ने साल 1948 जैसा ऑपरेशन नकबा पूरे गाजा में शुरू कर दिया है। मिस्र की सीमा पर बसे दक्षिणी गाजा के शहर रफा के पूर्वी भाग में इजरायल ने हवाई और जमीनी हमलों से कोहराम मचा दिया है। रफा में मौजूद 15 लाख फिलिस्तीनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, जबकि इजरायल की आईडीएफ रफा में अंधाधुंध हमले कर रही है ताकि रफा में मौजूद हमास की आखिरी बटालियन का सफाया किया जा सके। हमास पर सीधे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन बस्ती में छिपे हमास के लड़ाकों की वजह से बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रफा में मारे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रफा में इजरायल के ऑपरेशन नकबा की वजह से हजारों लोग रफा छोड़कर भाग गए। هذه نكبة مستمرة
منذ أكثر من 76 عام، ولكن الرد على النكبة هو المقاومة ورجال الله في غزة الذين انطلقوا في 7 أكتوبر من أجل إنهاء هذه النكبة. पिछले एक हफ्ते में रफा में 800 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायल के हवाई और जमीनी हमले में मारे जा चुके हैं। इधर तमाम दबावों के बावजूद नेतन्याहू रफा में खूनी हमले पर उतारू हैं। जानकारों के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरे गाजा पर अब इजरायल का कंट्रोल हो ताकि हमास भविष्य में कभी भी सिर न उठा पाए। इसलिए रफा में भीषण हमले पिछले 24 घंटे से हो रहे हैं। इस वक्त रफा में इजरायल ने 1948 जैसा ऑपरेशन नकबा शुरू कर दिया है। रफा और करीम अबू सलेम क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है, जिससे भगदड़ मच गई है। रफा के पूर्वी हिस्से में इजरायल के टैंक और अंदर तक पहुंच गए हैं और वहां पर भीषण जंग हो रही है। रफा में आईडीएफ हमास के 4 बटालियनों का सफाया करने पर उतारू है। इजरायल के भीषण हमलों की वजह से रफा में मौजूद 15 लाख फिलिस्तीनियों में करीब 4,50,000 फिलिस्तीनी भाग चुके हैं। कुल मिलाकर इजरायल के सामने अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो हमास का सफाया करो या फिर 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा हमास की तरफ से झेलने के लिए तैयार रहो। और यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जल्द लौटते हैं।